चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी का ना तो 370 प्लस और ना ही 400 पार का नारा पूरा हुआ है। पार्टी 240 सीट पर सिमट गई है, यानी बहुमत से 32 सीट कम है। हालांकि राहत की बात यह है कि एनडीए 293 पर पहुंचा है, जो बहुमत से पार है। लेकिन बीजेपी के लिए खुद की सीट की कमी चिंता का सबब है। आइए देखते हैं किन राज्यों ने बीजेपी की लाज बचाई है। बीजेपी के लिए न तो आंकड़े पहले जैसे हैं, न ही जोश और उत्साह का मीटर पहले जैसा है। हाँ, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने की खुशी जरूर है और ये उमंग भी इसी वजह से है। अपने दम पर बीजेपी ने पिछली बार 300 का कांटा पार किया था, इस बार 250 भी नहीं छू पाए। मीटर और नीचे जाता, लेकिन कुछ राज्यों ने लाज और शायद ताज भी बचा लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की वेग और 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी का असर पूरे देश पर पड़ा। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश की 29 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई। इस बार गजब हो गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर दिया। 29 सीटें मोदी की झोली में भर दी। लोग इस प्रचंड जीत के पीछे शिवराज सिंह चौहान को भी क्रेडिट दे रहे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद 8,20,800 से ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने जिताया है। मैं ये मानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है। ये प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का ही प्रकटीकरण है। तीसरी बार शानदार सरकार हमारी फिर बन रही है। देश तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत विकसित भारत बनेगा। इस संकल्प के साथ हम सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। 2014 और 2019 में बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट नहीं जीत सकी थी। छिंदवाड़ा दिग्गज कांग्रेसी और पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। इस बार बीजेपी ने कमलनाथ का किला ढहा दिया। इस सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी के उम्मीदवार बंटी साहू ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से मात दी। ये बड़ा आगे तक रहेगी, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने इस बार तय करा है कि इस बार छिंदवाड़े में की जनता मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के विकसित भारत के सपनों के साथ में है। और जो गरीब कल्याण की योजना है उसमें मोदी जी को जबरदस्त आशीर्वाद छिंदवाड़े की जनता दे रही है। मोदी जी जैसा दमदार नेतृत्व, डॉक्टर मोहन यादव जी जैसा जुझारू, जो जन कल्याण गरीब कल्याण के लिए आतुर रहते हैं, डी शर्मा जी जैसे संगठन की व्यू रचना बनाने वाले, कैलाश जी जैसों का हमको आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ी बात, इन सबके साथ में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करके भाजपा के लिए काम किया। वो महत्वपूर्ण कारण था चुनाव में जीत का। 2024 के चुनाव की टैली पर गौर करें तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की अहमियत क्या है, ये पहली झलक में ही समझा जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है उस राज्य का जिससे नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। बीते 2 बार से बीजेपी यहाँ की 26 की 26 सीटें जीत रही थी। इस बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक तो नहीं लगी, लेकिन 25 सीटें जिताकर गुजरात ने नरेंद्र मोदी के गृह राज्य होने का पॉलिटिकल मैसेज जरूर दिया है। गुजरात की जीत की बड़ी बात रही गांधीनगर से अमित शाह की प्रचंड जीत। शाह ने कांग्रेस कैंडिडेट को करीब 7.5 लाख वोट से हराया। गुजरात एक तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला तो है ही, लेकिन वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होम स्टेट भी है। और गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले 30 साल से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ लगातार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों के आने से वहाँ पर ऐसी पैठ बनी है कि अब दूसरी पार्टीज के लिए कोई जगह नहीं बची है। और नरेंद्र मोदी का जो वहाँ पर दबदबा है, उससे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जिस समय आज बेहतर रिजल्ट नहीं आया है देश भर में भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ गुजरात ने पूरा समर्थन उसको दिया है और बड़ी कामयाबी दी है। यूपी और बिहार के वोटर का मिजाज जिन्हें एक सा लगता है, उन्हें 24 के चुनाव ने चौंकाया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह यूपी में प्रचार किया, उसी तरह बिहार में तेजस्वी ने मोर्चा संभाला था। भीड़ भी बम पर जुटा रहे थे, लेकिन भीड़ नतीजों में नहीं बदली। बिहार एक टफ स्टेट माना जा रहा था
बीजेपी के लिए, लेकिन 40 में करीब 30 सीटें जीतकर यहां बीजेपी और सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दमदार परफॉर्मर बने। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आदिवासी बहुल राज्य में दिसंबर 2023 में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लोकसभा चुनाव में भी यहां के वोटर्स ने बीजेपी को बम्पर वोट दिए। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 अपने नाम की। दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी ने 4 लाख से ज्यादा, तो रायपुर ने 5 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता। छत्तीसगढ़ को याद कीजिए, विधानसभा चुनावों में लगातार ये बात की जा रही थी कि भूपेश बघेल की सरकार फिर से आ रही है, लेकिन वहाँ पूरा करिश्मा हुआ और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े दमदार तरीके से वापसी की। उसकी एक बड़ी वजह है संघ और विश्व हिंदू परिषद का वहाँ पर काम। उस काम ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी कराई और वही ताकत, वही संगठन फिर से लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वापस लाने में कामयाब रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 9 सीटें हैं। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में सारी सीटें जीती। मंडी की मुश्किल लड़ाई कंगना ने जीत ली। एनडीए और इंडिया की कांटेदार लड़ाई में इन 2 राज्यों ने बीजेपी को बड़ी राहत दी है। चुनाव नतीजों के बाद जब पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं से वहां पर मिले, तब मंच से अपने संबोधन की शुरुआत जय जगन्नाथ से पीएम मोदी ने की। यानी इशारा साफ था कि ओडिशा का जिक्र हो रहा है, और जिक्र हो भी क्यों ना, क्योंकि ओडिशा ने बीजेपी को डबल गिफ्ट दिया है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत तो लोकसभा के लिए 21 में से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ओडिशा ने डाल दी। भुवनेश्वर में बीजेपी दफ्तर का ये जश्न बता रहा है कि ये जीत कितनी बड़ी है। एक दौर में उत्कल की जिस राजनीति में बीजेपी हाशिए पर थी, मौजूदा वक्त में उसी ओडिशा ने बीजेपी को सबसे बड़ा सहारा दिया है। अब की बार 400 पार वाले नारे की भले ही हवा निकल गई हो, लेकिन जय जगन्नाथ के धाम वाले राज्य में बीजेपी ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसकी कल्पना कुछ वक्त पहले तक शायद ही किसी ने की हो। हम सब बहुत आनंदित हैं। सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ और महाप्रभु लिंगराज को धन्यवाद देना चाहूंगी। भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का सुयोग उन्होंने फिर से मुझे प्रदान किया। मैं हमेशा से बोलती आ रही थी कि भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र में जनता मेरे लिए निर्वाचन लड़ रही है, यह जनता की विजय है। बीजेपी ने ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 19 पर जीत हासिल की है, तो दूसरी तरफ पहली बार ओडिशा की सत्ता पर भी कमल खिल सकता है। ओडिशा में 24 साल से सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से सत्ता खिसक गई है। बीजेपी को 147 में से 79 तो बीजेपी को 50 सीटें मिल रही हैं। ओडिशा में बीजेपी की जीत की वजह समझिए। नवीन पटनायक 24 साल से सत्ता में थे। लोग बदलाव चाहते थे। नवीन पटनायक की उम्र 77 साल हो चुकी है। लंबे वक्त से सेहत भी खराब थी। बीजेपी ने रैलियों के दौरान नवीन पटनायक की सेहत को मुद्दा बनाया। आईएएस से वीआरएस लेकर बीजेडी में शामिल हुए वीके पांडियन पर बीजेपी रिमोट से सरकार चलाने का आरोप लगाती रही, तो दूसरी तरफ ओडिशा को विकास की नई बुलंदी पर पहुंचाने का भरोसा देती रही। वैसे एक दौर में नवीन पटनायक एनडीए का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2009 में उन्होंने एनडीए से राहें जुदा कर ली थी। इसके बाद वे ओडिशा में अपने दम पर सरकार चला रहे थे। मध्य प्रदेश भी वो राज्य बना है जिसने एक बार फिर दिल्ली की सत्ता में बड़ी भागीदारी निभाई है। बीजेपी को यूपी समेत कई राज्यों में भले ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए बेहद सुकून देने वाली खबर आई है। ये जश्न जीत का है, क्लीन स्वीप का है। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं।
करीब 6 महीने बाद एक बार फिर देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। एमपी वालों ने बीजेपी को बम्पर वोट दी, वो भी ऐसे कि पिछले चुनाव में 28 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा सीट को अपने कब्जे में ले लिया है। और पहली बार, क्योंकि 2014 में 27 थी, 2019 में 28 थी, और अब हमारा संकल्प था कि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीते। मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी हैं। एक बड़ा क्रेडिट आपको भी जाता है इस 29 की 29 सीटों में। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, और विशेषकर जनता का प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जो प्रेम है, उनमें जो विश्वास है, वही विश्वास इस विजय की असली वजह है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी सियासी किले छिंदवाड़ा पर भी कमल खिल चुका है। कांग्रेस के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा चुनाव में उतरे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी के विवेक बंटी साहू से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हार गए। जी जैसा दुमदार नेतृत्व, डॉक्टर मोहन यादव जी जैसा जुझारू, जो जन कल्याण गरीब कल्याण के लिए आतुर रहते हैं, डी शर्मा जी जैसे संगठन की व्यू रचना बनाने वाले, कैलाश जी जैसों का हमको आशीर्वाद मिला, और सबसे बड़ी बात इन सबके साथ में हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करके भाजपा के लिए काम किया। वो महत्वपूर्ण कारण था चुनाव में जीतना। वैसे ये पहली बार नहीं है, 2014 और 2019 में भी मध्य प्रदेश ने बीजेपी को बम्पर जनादेश दिया था। इस बार उससे भी बढ़कर वोट मिले हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से रिकॉर्ड 8 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं। ये जनता का आशीर्वाद है। 8,20,800 से ज्यादा वोटों से जनता जनार्दन ने जिताया है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप से बीजेपी गदगद है, जबकि अपना आखिरी राजनीतिक गढ़ गंवाने वाली कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में भी बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन नाम वापस लेकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जबकि खजुराहो सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी। 2014, 2019 और अब 2024 देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार होगी, लेकिन देश के कई राज्यों ने चौंकाने वाला फैसला दिया कि खासतौर से सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। कि सवाल यह है कि ऐसी क्या वजह और क्या समीकरण रहे जिसने यूपी की चुनावी राजनीति को 180 डिग्री घुमा दिया। सारे अनुमान धरे रह गए, सभी एग्जिट पोल नाकाम साबित हो गए। यूपी के जिस सियासी रास्ते से रायसीना की पहाड़ियों का रास्ता निकलता है, उसी यूपी ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दे दिया। जिस यूपी ने एक दशक के दौरान भगवा पताका वाली पार्टी को देश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान किया, उसी उत्तर प्रदेश ने 24 में बीजेपी की उम्मीदों को काफूर कर दिया। परिणाम जो है हमारे आशा के अनुकूल नहीं है और कोई चिंता की बात नहीं है। सरकार बन रही है। मैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पे हम एक्शन लेंगे। सियासत तो होनी ही है, लेकिन बहस भी होगी, वो भी सवालों के साथ कि यूपी में बीजेपी की हार की वजह क्या है। देश के सबसे बड़े राज्य में बाजी कैसे पलट गई, यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर कैसे हो गया। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है। 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले ऐतिहासिक जनादेश के पीछे यूपी का सबसे बड़ा रोल रहा था। इस बार बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी पीछे, बहुत पीछे चली गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ, वो कौन से फैक्टर रहे
जिसने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में काफी गलतियां की। कई ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिन्हें वोटर्स ने नापसंद किया, जिसकी वजह से वोटर्स ने पोलिंग बूथ से दूरी मुनासिब समझी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोट शेयर में जबरदस्त कमी आई। 2019 में जहां बीजेपी को तकरीबन 50% वोट मिले थे, वहीं इस बार 42% के करीब नजर आ रहा है। चुनाव में कैंडिडेट बदलने को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने जो कैंडिडेट खड़े किए वो स्थानीय गणित के हिसाब से बेहतर थे। यही वजह है कि चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी कैंडिडेट्स पर भारी पड़े। यूपी में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट मुद्दा बना, जिसकी आंच यूपी तक महसूस की जा रही थी। इस बीच गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कटना भी बड़ा मुद्दा बना। यूपी में बार बार पेपर लीक होने से नौजवानों में नाराजगी है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत करीब दर्जन भर परीक्षाएं पेपर लीक के चलते कैंसिल हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को यूपी का बड़ा घोटाला माना जा रहा है। पेपर माफिया पर लगाम न लगने से नौजवानों में नाराजगी देखी जा रही थी, जिसका असर नतीजों पर दिखा। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए फायदे का काम किया। बीजेपी को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में बीएसपी ने बीजेपी को तगड़ी चोट पहुंचाई। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाती रही। विपक्षी दलों ने इसे संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। इंडिया अलायंस ने कैंपेन चलाया कि बीजेपी 400 पार लाकर संविधान को बदलेगी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म कर देगी। माना जा रहा है कि जमीनी स्तर पर यह मुद्दा बीजेपी के खिलाफ गया। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को बीजेपी ने बड़े फैक्टर के तौर पर पेश किया। पूरा चुनाव इन्हीं दो चेहरों पर लड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय मुद्दों पर बातें कम होती गई, जिसका असर बीजेपी को यूपी में हुए बड़े नुकसान से समझा जा सकता है।